हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी। सर, चुनाव अब खत्म होने को आया, 2 फेज इलेक्शन के और हैं। आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका क्या आकलन है, क्या कैसे नतीजे आने वाले हैं? मेहनत तो करनी पड़ेगी। जहां तक परिणाम का सवाल है, इसमें कहीं भी कोई भी बीच में ऐसी बाधा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कल्पना भी की जा सकती है। समाजवादी पार्टी सबसे आगे जा रही है और है। लेकिन एक जो जिन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है, खुद ही मान लिया है, उनका ये मानना है, वो हर जगह ये दावा कर रहे हैं कि जो सन 84 में इंदिरा जी की हत्या के बाद जो राजीव जी को जितनी बहुमत मिली थी उतनी नहीं थी, उससे ज्यादा उनको मिल सकती है इस बार। इसमें कोई सच आपको नजर आता है? कांग्रेस को नरेंद्र मोदी जी का यह दावा है कि जितनी राजीव गांधी जी को सन 84 में बहुमत मिली थी उतनी ही उनको मिलेगी, या हो सकता है उससे ज्यादा भी मिल सकती है। जहां तक कि नरेंद्र मोदी साहब का सवाल है, ये सही शुरू में ऐसा लगा था, बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन तब भी ऐसा माहौल नहीं था जैसा उनका विचार था उत्तर प्रदेश के बारे में और अन्य देश के बारे में। उत्तर प्रदेश में तो वो हालत रही नहीं, और तब से में जो पहली शुरुआत में उनकी हालत थी, और आम जनता में भी कुछ अच्छा सा प्रभाव था, वो प्रभाव अब नहीं है। क्या वजह है? वजह है कि दूसरी पार्टियां निकली हैं तो अपनी बात रखी है। दूसरा, मोदी साहब पे एक है कि जो घटना हुई है गुजरात की, उसको लेकर माइनॉरिटी में तो जबरदस्त असंतोष है, और दूसरी जो छोटी छोटी और जो जातियां हैं उन पर प्रभाव नहीं है। प्रभाव कुछ बड़ी जातियों पे है। सर, वेस्टर्न यूपी में ये माना जाए, ये देखा गया कि क्योंकि मुजफ्फरनगर का वो जो हादसा हुआ था, तो वहां बड़ा जोर शोर से नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के पक्ष में, खासकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में कुछ हवा दिखी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया है, ये उतनी जोर शोर से, उतनी ऊर्जा से नहीं। जैसे वोट पड़ा है, उस दिन वरिष्ठ पत्रकारों को बहुत आश्चर्य हुआ कि मुजफ्फरनगर के वोट डाल रहे थे समाजवादी पार्टी को वहां के मुसलमान। वो अलग है कि जब मुसलमान डालने लगा तो बीजेपी ने हिंदू मुसलमान चला दिया, बहुत जबरदस्त। लेकिन मुसलमानों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को। जब उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हुआ, तो उन्होंने कहा अत्याचार तो बहुत जगह हुआ, औरों जगह भी हुआ, लेकिन जो हमारी मदद की है सरकार ने, वो हमारी मदद बहुत अच्छी और पर्याप्त मदद की। जाने तो हमारी अब आप सब जाने सकते, लेकिन सरकार ने समाजवादी पार्टी की, और नाम भी दिया नेताओं का, उन्होंने बहुत हमारी मदद की है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। सर, आपके विरोधी, और दूसरा उन्होंने कहा जो हुआ है वो बीजेपी ने कराया। आपके विरोधी जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि आपकी पार्टी ने कराया, क्योंकि आप लोग अल्पसंख्यकों का वोट चाहते थे, और वो आजम खान साहब को खास तौर पे टारगेट करते हैं, कहते हैं कि वो जिम्मेदार थे इन चीजों के। मुझे आश्चर्य इस बात का है, आजम साहब को तो जानकारी भी नहीं हुई ये घटना की। इन दंगों की जानकारी नहीं हुई। आजम साहब को जानकारी तब हुई है जब पूरी की पूरी घटना हो चुकी, तब हमने टेलीफोन किया कि, और वास्तव उनको नहीं जानकारी इतनी हुई, ये तो फिर बाद में हो गई सब। लेकिन फिर मैंने कहा चलिए हमारा आप चले, तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि हमारा आप जरूर चलेंगे, लेकिन अभी पूरी घटना की जानकारी कर लीजिए। सर, तो गए आजम, मौके पे आजम गए। नेताजी, आपने भी सुना होगा कि लोग खास तौर पे ये इल्जाम आजम खान पे लगाते हैं कि दंगे के बाद जो उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, इलेक्शन के दौरान जो वो भड़काऊ भाषण, जैसे उन्होंने कारगिल का हवाला दिया कि वो मुसलमानों की वजह से कारगिल पे कब्जा हुआ था, पाकिस्तान को बाहर भगाया गया था, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन के आज मैं कह रहा हूं, आजम साहब के साथ खिलाफ और पक्षपात का काम कर रहे हैं। इस तरह की संवैधानिक संस्था से मैं उम्मीद नहीं करता था कि जो संवैधानिक संस्था है वो इस तरह से अगर मानवीय घटनाएं होती हैं
और लोकतंत्र से में कहता है, और संविधान में ये पूरी अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता है बोलने की। अगर कहीं गंभीर घटना है उस पर रिएक्शन देने का अधिकार है। ये चुनाव आयोग ने गलत काम किया है, असंवैधानिक काम किया और संविधान विरोधी काम किया है। सर, आप तो खुद भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं, आप सियाचिन और कहाँ गए, सारे फॉरवर्ड इलाकों में गए, तो ये कहना कहाँ तक सही है कि सिर्फ एक वर्ग विशेष की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीत ली गई? वो एक वर्ग की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कुछ जो हमारे जो मुसलमान थे वो सही बात कही थी। जैसे उन्होंने उस एक का नाम लिया कि वो लड़ा और शहीद हुआ, तो ये सच्चाई है। हमने जब कहा 20 बार तो मेरे ख्याल तो किया नहीं। और सही है कि अगर नौजवान का इसका जो अब्दुल हमीद ने अकेले नहीं रहा जीता ही क्या, अगर उसने कूद नहीं पड़ा होता तो मुसलमान का वो चल जाता बम, तो क्या हालत होती हिंदुस्तान की फौज की, क्या परिणाम होता लड़ाई का। तो हम जब कह रहे हैं तब इलेक्शन कमीशन नहीं ले रहा एक्शन हमसे, वो आज हम यही बात कहेंगे तो कभी इलेक्शन कमीशन एक्शन दे रहा। ये क्या वजह है? नहीं, आपने हम ये भी पूछना चाहते हैं आपसे, ये वजह का जो हम कह रहे हैं और लगातार रोज कह रहे, आज भी कह के आए हैं, तो हम पे एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं, आप जिस तरीके से कहते हैं और शायद जिस तरीके से आजम खान साहब कहते हैं उसमें कुछ फर्क है। अब वो तरीका निकाल लो, कोई निकाल सकता है, बात तो वही कहते हैं हम। लेकिन आपके बारे में भी लोग कह रहे हैं, अब अमित शाह आजकल कह रहे हैं कि फिर वो जो आपके बारे में पहले कहा जाता था मौलाना मुलायम। अमित शाह के बारे में भी पूछोगे? नहीं सर, उन्होंने आपके बारे में एक बयान दिया है, मुल्ला मुलायम। फिर वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अब जितने ये जो जितने फेजेस हो रहे हैं इलेक्शन के उसमें बूथ कैप्चरिंग करा रही है। अमित शाह क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या है, उनके बारे में बोलना ही उचित ही होगा। सारा देश जानता है। लेकिन विचित्र स्थिति है कि अमित शाह जैसे लोग चुनाव इंचार्ज पे भेजे जाएं, तो अमित शाह को कौन नहीं जानता अमित शाह ने कितना कत्लेआम करवाया और नाम लेके करवाया। मैं मौके पे गया हूं। अमित शाह के अत्याचारों को आंखों से अगर किसी देखा है तो कई हमारे और भी साथ थे, मैंने देखा जिस तरह से वहां की लड़कियों ने, महिलाओं ने सारे कपड़े फेंक दिए और कहा मैं मुलायम सिंह को मैंने एकदम पीछे को अपनी आंखें करनी। तो बोले आंखें मत कीजिए, मैं सिर्फ मुलायम सिंह को दिखा सकता हूँ, और किसी को नहीं। हमारे आंसू आ गए। कहाँ चोटें थी? ये क्या मोदी साहब ने ये किया अत्याचार? आपको कल्पना नहीं है ऐसे मेरे कहने से कि चोटें उनके कहा थे? सोचिए आप। और हमने पीछे को आंखें कर ली, आंसू आ गए। उन्हें कि कोई चिंता मत करिए, मैं आपको ही दिखा सकती हूँ और किसी को नहीं। हमारे चोटें कहाँ हैं? तो जाने ना चाहिए चोटें कहाँ थे। और कपड़े सब फेंक दिए, पूरे कपड़े, और दरवाजे दोनों लगा दी। उस बार में थी महिलाएं, मैंने आंखों से देखा था। कोई कल्पना कर सकता कि ऐसा हुआ था? अब वो मोदी प्रधानमंत्री ऐसे लोग बनेंगे तो देश का क्या होगा? सर, जो उनके बनेंगे तो आए नहीं बनेंगे ना, कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ सारे बनेंगे तो अभी उनको अगर बहुमत है तो आता नहीं। बहुमत नहीं आ रहा है कि 272 सीटें जीतने हैं, लेकिन अगर बहुमत मिलजुल के हो भी जाएगा तो वहां ऐसे लोग बैठे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। जैसे वो जैसे जानते हो, ये अच्छी तरह जानते सर। उम्मीदवार कोई दूसरा है प्रधानमंत्री का, अच्छा, असली है। और देखो मेरी बात सही निकलेगी तो वो उत्तर प्रदेश के हिसाब है जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। देश के भी अलग बात है। सर, आपको नेता जी आपने भी सुना होगा, ये जो मोदी जी के समर्थक हैं, कॉर्पोरेट इंडिया के लोग हैं जो इस टाइप के, वो कहते हैं कि हमें एक आदमी चाहिए जो डेवलपमेंट करता हो, जो इकोनॉमी को बढ़ा सकता हो, जो ताकतवर हो, जो कड़े फैसले लेने की अपने में क्षमता रखता हो। हम इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि गुजरात में 2002 में जो हुआ, वो गुजरात मॉडल की तुलना करते हैं हर जगह से। गुजरात में कौन सा अभी तक 2 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री बने हुए? फिर चौथा टर्म है सर। चौथा तो नहीं है,
तीसरा है। 3 बार वो जीत चुके हैं। 2 बार हो चुके हैं। सिर्फ 3 इलेक्शन जीत चुके हैं। नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री हो चुके, तीसरा जीत चुके हैं। लेकिन क्या किया है, सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान आज गुजरात के अंदर है। आज पानी को तरस रहे हैं। 21 जिलों में पानी आज नहीं है। क्या किया? और इसी तरह से करीब 37,000 बच्चों का पता नहीं है। पता ही नहीं कहाँ है गुजरात के अंदर। मैं बोल तो रहा हूं रोज। अब वो कहते हैं कि मुराद सिंह को हमारी तरफ से खुफियागिरी कर रही हमारी पार्टी से। ये कौन बता रहा है जो मैं ये भाषा बता रहा हूं? 37,000 बच्चों का पता ही नहीं कहाँ है। और कितने लोग बीमार हैं, वहां पर दवाई नहीं, और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। ये हालत है आज गुजरात की। सर वो और पानी पीने का 21 जिलों में आज नहीं है। सर वो हवाला देते हैं कि उनका कृषि उत्पादन 10% है, पूरे देश का 3% है। वो कहते हैं वहां उनके यहाँ सड़कें गांव-गांव में हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, 24 घंटा बिजली आती है, पानी सक्षम है। वो हमारे और आपके स्टेट में आते हैं 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं है गुजरात के अंदर आज। वो अपना मुकाबला उत्तर प्रदेश से कहते हैं 56 इंच का सीना चाहिए। उत्तर प्रदेश से मुकाबला वो कर ही नहीं सकते, न सड़कों के बारे में, न बिजली के बारे में, न पानी के बारे में, न विकास के बारे में। तो क्या वजह है कि सब लोग बिलीव करते हैं, जब वो कहते हैं तो मान लेते हैं, जब उत्तर प्रदेश की बात आती है? 6 बड़े बड़े उद्योगपति वहां हैं, खरबपति। उनकी मजबूरी है, इनको नेचर को देखे, स्वभाव को देख के, तो वो करवा रहे हैं सब प्रचार। उनसे कह दिया प्रचार करवा रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं, झूठ बोल बोल के मोदी ने ये सब किया है। उद्योगपति वहां बड़े 6 लोग जो देश के सबसे बड़े वहां के रहने वाले, उनकी जबान बंद है, उनकी अखबार भी है, अखबार वही बोलेंगे जो मोदी कहेगा। उनके नेचर को जानते हैं। 6 बड़े खरबपति लोग हैं कि मुझे बर्बाद कर देगा। ये कौन लोग हैं? उद्योगपति हैं, वहीं के रहने वाले हैं सब। नहीं, और कई उद्योगपति उनके साथ लग गए। नाम मल्लेबाई मैं जानता हूं पर्सनली, बहुत बड़ा आदमी है। उसने कम से कम 10,000 करोड़ रुपया दिया होगा। 10,000 करोड़ रुपया? 10,000 को दे दे गुप्ता, फाइन नहीं पड़ता, इतना बड़ा आदमी है। मेरा परिचय है, मेरा संपर्क है। तो नाम बता ही दीजिए फिर। नाम नहीं बताऊंगा। तो आप ये मानते ही नहीं बिल्कुल, आप तो सिरे से नकार रहे हैं कि कोई मोदी वेव है या मोदी नाम की कोई लहर। मोदी साहब ने जो भी गुजरात में विकास की बात कही है वो बिल्कुल गलत है, यूपी के बराबर नहीं है। ज्यादातर तो लोग ये मानते हैं कि वो बहुत ताकतवर नेता हैं, कड़े। काहे की ताकत, कुर्सी लड़ेंगे क्या? वो तो 56 इंच के सीने की बात करते हैं। 56 इंच की सीना बात तो उन्हें पता है, हमारे बारे में पता है 56 इंच का। क्या जब तुमने अत्याचार जुल्म किया था, क्या कांग्रेस के कोई चांस है? क्योंकि कांग्रेस लोगों में गुस्सा बहुत है, ये तो आप मानेंगे कांग्रेस की जो केंद्र में सरकार थी उसके खिलाफ। ये सही है कि कांग्रेस ने 10 साल राज किया, उससे लोगों को नाराजगी है। जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सके हैं जो जनता से कह सकें कि हमने आपके लिए काम किया है। तो कांग्रेस से तो नाराज है, उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो लाभ उन्हीं अकेले मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा लाभ का। तो आपको मिलेगा, आप लोग सब तमाम दल हैं उनको सबको मिलेगा। हर पिता का एक सपना होता है, आप एक पिता हैं, आपका एक सपना साकार हो गया। लेकिन बहुत से समाजवादी पार्टियों के वर्कर्स का भी एक सपना है कि वो अपने नेताजी को देश का मुखिया के रूप में देखें। इस इलेक्शन में आपको लगता है वो सपना साकार होगा? इस इलेक्शन में वो सपना साकार हो जाएगा? वो आपको देश के मुखिया के रूप में देख पाएंगे? वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारे वर्कर का जो सपना है, वर्कर जो मेहनत कर रहा है, जो कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहा है, मैं आज देख कर मेहनत कर रहा है। अगर आप हमारी सभाएं देख लेते हैं तो आपको आश्चर्य होता। हमने देखी आज की सभाएं, इतनी बड़ी सभाओं की हम उम्मीद कभी नहीं कर सकते थे। तो जनता का रुझान तो समाजवादी पार्टी की तरफ है, और कारण यह है कि सबसे बड़ा जनता का भरोसा यह है कि जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करती है।
अब आपने पूरा कर दिया, तब उसका आपको सिला भी तो मिलना चाहिए। आपको उम्मीद है कि मिलेगा। तो केंद्र में आप फिर दावा जो ठोकेंगे नहीं? भीड़ हो रही है जी। तो इसलिए तो हो रही भीड़। तो फिर आप दावा केंद्र में ठोकेंगे नहीं? अब वो तो हमारी कितनी ताकत, में तो कह रहा हूं जनता से, हमें ताकत दो, ज्यादा से ज्यादा सीटें हमें दे दोगे तो ऐसी कोशिश हो समाजवादी पार्टी की समर्थन और सहयोग के बिना कोई सरकार न बने। अगर तीसरे मोर्चे का चांस बनता है तो आपको तो फिर बाहर से भी समर्थन लेना पड़ेगा ना, तो किसका समर्थन लेंगे? क्योंकि तीसरा मोर्चा सब मिला अभी तीसरे मोर्चे के समर्थन के लेने की बात हम थोड़े करते कि हमें कुछ बना दो। हम ये चाहते तीसरे मोर्चे की सरकार बने, जब कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से जनता नाराज है। बीजेपी पहले सरकार चला चुकी है तो उस वक्त भी कोई चमत्कारी काम नहीं किया है बीजेपी ने। बीजेपी को देख लिया, लेकिन तीसरे मोर्चे की देवेगौड़ा की बनी है या गुजरात साहब की बनी थी, सच्चाई है और सरकार ने बहुत काम किए थे। ये जनता जानती है कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनी तो उन्होंने सारे काम किए। तो वो दोनों सरकारें कांग्रेस की मदद से नहीं थी, फिर कुछ ऐसा होगा, हो सकता है ऐसी कल्पना? अब वो अलग है कि अकेले बहुमत आ जाए, अकेले तीसरे मोर्चे का बहुमत आ जाए, नहीं बहुत आई। अच्छी बात है। नहीं आई। नहीं आए तो फिर देखा जाएगा, तभी सबसे बड़ा मोर्चा होगा तो उसके बिना बना ही क्या सका। कुछ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इस पे सोचेंगे, हम हो सकता है न भी सपोर्ट करें। नहीं, कोई नेताओं ने ये कहा कि हम बाहर से समर्थन नहीं देंगे। उनका मतलब है कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी तो हम बाहर से समर्थन नहीं देना चाहते। तो आप समझो क्या चाहते हो? यही तो चाहते हैं कि हम भी शामिल हों। अच्छा, तो आपको लगता है उसका मतलब तो यही निकला। तो स्वीकार तो कर लिया मोदी सरकार आ रही है तीसरे मोर्चे की। तीसरे मोर्चे पे आ रहे हैं? और इम्पोर्टेंट कांग्रेस के लीडर कई कह चुके हैं कि केवल बाहर से समर्थन नहीं देंगे, मतलब है कि हम भी शामिल हो जाएं। नेताजी, आपने ऐसे कठिन वक्त पे इतना समय निकाला, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद।